पहलगाम में आतंकी हमले को अब 1 महीने हो रहे हैं। इस बर्बर हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे, जिसमें से 25 भारतीय थे और 1 नेपाली। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह तनाव बढ़ा, पिछले 1 महीने के दौरान सारी दुनिया ने देखा कि कैसे ये दोनों देश युद्ध के मुहाने तक पहुंच गए थे। कैसे भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों को, आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा है कि पाकिस्तान से बात अब सिर्फ आतंक और पीओके के मुद्दे पर होगी। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या जम्मू कश्मीर का वह इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा जमा रखा है और जिसे वह आजाद कश्मीर कहता है। इस बीच संघर्ष विराम भी हो गया दोनों देशों के बीच। बहुत सारी बातें हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी जिक्र आया, इसमें संयुक्त राष्ट्र का भी जिक्र आया। इस बीच सरकार ने सांसदों के सर्वदलीय दल को विभिन्न देशों में भेजकर अपना पक्ष रखने का फैसला किया और संभवतः ये दल अब रवाना भी हो जाएंगे। ये दल वहां जाकर दूसरे देशों में जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में लगातार आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सवाल यह है कि क्या सांसदों का दल विदेशों में जाकर दुनिया को क्या ये बताने जा रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पाक अधिकृत कश्मीर जहां से पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देता है, बाल्टिस्तान और गिलगित का वह इलाका जहां चीन की नजर है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि यह भारत का बहुत पुराना संकल्प है कि बात होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर, बात होगी तो गिलगित और बाल्टिस्तान पर। नमस्कार, मैं हूं सुदीप ठाकुर। द लेंस का यह खास वीडियो पाक अधिकृत कश्मीर और उसकी हकीकत पर। आखिर कैसे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा करके बैठा है, कैसे उसने कश्मीर से एक हिस्सा चीन को दे दिया और कैसे चीन ने वहां राजमार्ग बना लिया। भारत के लिए पाकिस्तान और चीन की यह दोहरी चुनौती क्या है। यह कहानी उस जम्मू कश्मीर की है जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था, अगर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। दरअसल पहलगाम गए पर्यटक भी इसी स्वर्ग को देखने गए थे। भाई साहब देखिए, हमने सुना था कि गर फिरदौस पर रूहे जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। तो यदि मान लो धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, तो वो स्वर्ग का आनंद भोगने चले गए थे। लेकिन हमको ये जरा भी आशंका नहीं थी कि ऐसी विपत्ति में फंस करके हमको जान बचा करके आनी पड़ेगी यहाँ पर। इसी कश्मीर के एक हिस्से को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया है। यह हिस्सा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा 8 दशक पहले तभी उठ गया था जब आजादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना की मदद से कबायली लड़ाकों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी और विभाजन के समय जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह न तो भारत में और न ही पाकिस्तान में रहना मंजूर किया, बल्कि इससे 3 दिन पहले ही 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने दोनों देशों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की पेशकश की। इसके तहत दोनों ओर सीमा पार से सामानों और लोगों की आवाजाही जारी रहती और कश्मीर अलग बना रहता। पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत कर दिए। महीने भर भी नहीं बीते थे कि 27 सितंबर 1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को राज्य की खतरनाक और बदतर हुई स्थिति के बारे में एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठिए भेजने की तैयारी कर रहा है। यह सारा जिक्र जो हम यहां चर्चा कर रहे हैं, ये इतिहास में दर्ज है, बहुत सारी किताबों में है, जिनमें से रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी है, सरदार पटेल की जीवनी जो राजमोहन गांधी ने लिखी है, पटेल अ लाइफ, ऐसी सब किताबों में है, संसद के दस्तावेज में है। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसे दोहराना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हालात जिस तरह के हैं उसमें बार बार ये याद दिलाने की जरूरत है कि पाक अधिकृत कश्मीर, बाल्टिस्तान और गिलगित भारत का अभिन्न अंग है। तो नेहरू ने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने आगाह किया कि हालात बिगड़ रहे हैं। अब इस चुनौती से महाराजा और उनका प्रशासन शायद ही सामना कर पाता। हरि सिंह ने तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर देखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उस समय शेख अब्दुल्ला जेल में थे और 2 दिन बाद
29 सितंबर को शेख अब्दुल्ला की रिहाई हो गई। इसके अगले हफ्ते शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक रैली को संबोधित कर कश्मीर के लोगों को पूर्ण सत्ता के हस्तांतरण की मांग की। मतलब एक तरह से वो ये चाह रहे थे कि सारी कमान जो है कश्मीर के लोगों पर के हाथ में आ जाए। ना वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे ना हिंदुस्तान की। शेख ने ऐलान किया कि वह किसी एक समुदाय की सरकार नहीं चाहते। इस सरकार में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों शामिल होंगे। महाराजा हरि सिंह तब तक कश्मीर की पूरी आजादी का सपना देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कश्मीर दोनों देशों के बीच स्वतंत्र रूप से रह सकेगा, लेकिन उस समय के हालात ऐसे थे नहीं। 24 अक्टूबर को जब कबायलियों का झुंड उरी से बारामूला की ओर बढ़ने लगा, तब हरि सिंह ने भारत सरकार को तार भेजकर सैन्य मदद मांगी। इसके बाद सरदार पटेल के करीबी वीपी मेनन को वहां भेजा गया। वीपी मेनन वही थे जिन्होंने रियासतों के विलीनीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। वह सरदार पटेल के बेहद करीबी भी थे। वहां के हालात देखकर मेनन ने महाराजा को सलाह दी कि वह कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाएं। 2 दिन बाद मेनन 26 अक्टूबर को कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन के साथ दिल्ली पहुंचे। गौर कीजिए कि उस वक्त जो प्रावधान हुआ करते थे उसमें राज्यों में प्रधानमंत्री होते थे और उसी तरह कश्मीर में जो आज के जो हम जिनको मुख्यमंत्री कहते हैं तो वो प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। तो प्रधानमंत्री उस समय मेहर चंद महाजन थे। दिल्ली में डिफेंस मामलों की कमेटी की बैठक हुई। इसमें तमाम लोग थे, नेहरू थे, पटेल थे, माउंटबेटन, शेख अब्दुल्ला, सबने हिस्सा लिया। माउंटबेटन ने कहा कि भारत कश्मीर में फोर्स भेजे, उससे पहले जरूरी है कि महाराजा को भारत में विलय के लिए राजी किया जाए। फिर इसके बाद मेनन को जम्मू भेजा गया, क्योंकि महाराजा जम्मू में थे। वो श्रीनगर से लंबी यात्रा करके वहां पहुंचे थे और वो सो रहे थे। ये पटेल लाइफ में राजमोहन गांधी ने उस समय का जो ब्यौरा दिया है उसमें इसी तरह यह जिक्र है। फिर जैसे तैसे महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत में जम्मू कश्मीर के विलय से संबंधित दस्तावेज पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद एक इतिहास बदल गया। इसके बाद फिर सैनिक वहां भेजे गए। पहले तो नेहरू तैयार नहीं थे कि जम्मू कश्मीर में कबायलियों को खदेड़ने के लिए सेना भेजी जाए। इस मीटिंग में जो हुई थी उसमें जो महाजन थे प्रधानमंत्री, वो ये यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि भारत यदि मदद नहीं देगा तो वो कश्मीर के बारे में जिन्ना की शर्त मान लेंगे और उसके बाद हो सकता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। तनातनी के बीच नेहरू ने महाजन से यहाँ तक कह दिया कि चले जाओ। उसके बाद वो महाजन जाने भी लगे थे, लेकिन सरदार पटेल ने उन्हें रोका और कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। यह सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास जिस मोड़ पर खड़ा है आज, वहां बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम संदर्भ से काट कर देखते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर दस्तखत कर दिए। इसका मतलब था कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें आज का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी शामिल है, भारत में शामिल हो गया। इसके अगले दिन 27 अक्टूबर को नई दिल्ली से भारतीय सैनिकों का दल हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंचा। आने वाले दिनों में नई दिल्ली से करीब 100 विमान पहुंचे। हालात युद्ध के बन गए थे और आखिरकार जब युद्ध खत्म हुआ या संघर्ष विराम की जो स्थिति बनी, तब तक कश्मीर का एक हिस्सा 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। यही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसको पीओके के नाम से हम जानते हैं और जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वह सारा हिस्सा इसमें शामिल है। हालात ये थे कि उस समय संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम हुआ था और जो दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था उसको एक लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ये एलओसी जिसको आज हम जानते हैं, तो ये एलओसी उस समय तय हुई और एलओसी मतलब ये था कि स्टैंड स्टिल, एक तरह से कहना चाहिए कि वो एक यथा स्थिति बनाए रखने की बात थी, जिसमें कश्मीर का कश्मीर को 2 हिस्से में बढ़ गया था। एलओसी के एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और दूसरा जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है। लेकिन भारत हमेशा से ये मानता रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है, उसका अभिन्न अंग है। दरअसल हम यहां इसी बात की कर रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर
ये सारा मसला ही पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के है। पाकिस्तान से यदि सिर्फ बात हो सकती है तो पाक अधिकृत कश्मीर पर जो संकल्प बार बार दोहराया गया, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, तो भारत ने कभी उसको अपना अलग नहीं माना। ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में और भारत की संसद दोनों जगह से ये बातें लगातार मुखर होती रही हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें अलग रखी गई और 1956 में ऐसा हुआ, यह एक प्रस्ताव पारित हुआ था। जब जम्मू कश्मीर को 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, जब वहां से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया, तब भी उसके बाद भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के कोई नजरिया बदला नहीं था। और जब 2023 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया और जिसमें विधानसभा की सीटें तय की गईं, तब भी 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर की उसमें तय है। तो जिस दिन भी पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जब कभी भी भारत का हिस्सा बनेगा तो वहां विधानसभा की 24 सीटें तय रहेंगी। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि विधानसभा में भी और संसद में भी लगातार मुद्दा उठता रहा है। 1966 में भी यह मसला आया था और उस समय यह पूछा गया था कि क्या पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरह से विधानसभा के लिए सीटें रखी गई हैं, क्या लोकसभा की 2 सीटें वहां के लिए आरक्षित की जा सकती हैं। हालांकि इस पर कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन इस बात को स्वीकार किया गया कि पाक अधिकृत कश्मीर में विधानसभा की सीटें तय हैं। एक दशक बाद यानी 1978 में फिर एक बार मसला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का संसद में उठा। उस समय तक देश में जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी, कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी। तो जनता पार्टी की सरकार के समय सौगत राय जो थे, उन्होंने यह सवाल किया कि पाकिस्तान और चीन द्वारा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में काराकोरम राजमार्ग के निर्माण की सूचना है। ये एक गंभीर सूचना थी क्योंकि इसमें चीन का भी नाम आ रहा था और उस समय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने संसद को बताया कि काराकोरम राजमार्ग एक सड़क है जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ती है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से होकर गुजरती है। 18 जून 1978 को पाकिस्तान के मुख्य मार्शल ला प्रशासक जनरल जियाउल हक, यानी उस समय जो वहां के सैन्य तानाशाह थे जियाउल हक, और चीनी उप प्रधानमंत्री कैंग पियाओ ने थाकोट में इस सड़क का उद्घाटन किया था। असल में मसला इसीलिए आया कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो समझौता हुआ था उसके तहत ये सड़क बनाई गई थी। तो वाजपेयी ने बताया कि ये सड़क जो योजना है वो 1963 के आसपास शुरू हुई, जब चीन और पाकिस्तान ने एक समझौता किया था और इसके तहत 2100 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो था, पाकिस्तान ने वो चीन को सौंप दिया। वाजपेयी ने बहुत लंबा बयान दिया था इसको लेकर के और काराकोरम राजमार्ग को लेकर के, और उन्होंने संसद को जानकारी दी कि जैसे ही ये जानकारी सामने आई उसके बाद दिल्ली में चीनी राजदूत और पाकिस्तान के जो दूतावास है वहां से संबंधित एक अधिकारी को तलब किया गया और इस अवैध निर्माण के बारे में आपत्ति दर्ज की गई। ये बात 1978 की है और उसके बाद लगभग एक दशक के बाद ही जम्मू कश्मीर के हालात एकदम से बदल गए। वहां आतंकवादी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ी, भयानक चरम पर थी और उसी दौर में 13 मई 1992 को एक बार फिर संसद में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मसला उठा। यह मसला इसलिए उठा क्योंकि अमेरिका की जो प्रतिष्ठित पत्रिका है टाइम पत्रिका, उसमें एक नक्शा छपा था जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को नहीं दिखाया गया था, मतलब भारत के हिस्से के रूप में उसे नहीं बताया गया था। तो उस समय एक सदस्य धुलेश्वर मीणा ने गृह मामलों के मंत्री मतलब गृह मंत्री से पूछा कि ये जो छपा है टाइम पत्रिका में, ये भारत का नक्शा है और इसमें क्या इसकी जानकारी सरकार को है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की। तो इसमें बहुत संक्षिप्त सा जवाब था
उस समय के गृह राज्य मंत्री का जो सरकार की ओर से दिया गया था कि जांच के अधीन है, मतलब किसी भी रूप में ये मसला संसद में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर के जो भी घटनाक्रम थे पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के, वो सारे मसले संसद में लगातार उठते जा रहे थे। असल में असली जो मामला है, जिस प्रस्ताव की बार बार चर्चा होती है, जिसका जिक्र होता है, वो 22 फरवरी 1994 का है। तो 22 फरवरी 1994 को संसद से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विपक्ष के नेता थे। तो सर्वसम्मति से संसद ने एक संकल्प लिया था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पाक अधिकृत कश्मीर को आजाद कराया जाए। और इस प्रस्ताव का मजमून कुछ इस तरह था: भारत की जनता की ओर से सदन दृढ़ता से घोषणा करता है कि जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा तथा इसे देश के बाकी हिस्से से अलग करने के किसी भी प्रयास का सभी आवश्यक तरीकों से विरोध किया जाएगा। पाकिस्तान को भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के उन क्षेत्रों यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को खाली करना होगा जिन पर उसने आक्रमण के माध्यम से कब्जा कर लिया है, और यह संकल्प है कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सभी प्रयासों का दृढ़ता से जवाब दिया जाएगा। यह भारत के संसद का और भारत का एक स्पष्ट संदेश है, जो पाकिस्तान के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है, कि जम्मू कश्मीर यदि पाकिस्तान से किसी भी मसले पर बात होनी है तो वो पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। इसके बाद गौर करने वाली बात है कि आज के जो थोड़ी सी बात हमको इस पर भी करनी चाहिए कि आज जब पहलगाम पे जो हमला हुआ, उसके बाद सारे दलों ने एक साथ एकजुटता के साथ इसका विरोध किया। पाकिस्तान और सरकार, जो मोदी सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है, उसमें सारे दलों ने एकजुटता भी दिखाई। लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा एक बात रह जाती है, वो ये है कि सरकार ने अब तक संसद का कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया है और संसद के भीतर से कोई एक सामूहिक आवाज अभी तक नहीं उठी है। ये फिर एक बार याद दिलाने की जरूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर के संसद में लगातार चिंता जाहिर की गई और किस तरह से सारे दल इसको लेकर के चिंतित थे और कैसे एकजुटता से इस मसले को रखा गया। मसलन 1995 में विदेश मामलों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे और उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, जो 28 पेज की रिपोर्ट है, जो संसद का दस्तावेज है। उस कमेटी में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी थे और कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और ऐसे तमाम नेता थे। तो इसमें भी वही बात दोहराई गई थी। ये चौथी रिपोर्ट थी जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था, जो याद करने की जरूरत है आज, जो 27 जुलाई 1949 को जो कराची समझौता हुआ था, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसको हम LOC समझौते के नाम से जानते हैं, उसमें ये स्पष्ट है। ये समझौता संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र का जो आयोग जो आने वाला था, उसमें यह था कि यदि युद्ध विराम और संधि इस पर ठीक से यदि अमल होता है तो उसके बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा। तो जनमत संग्रह को लेकर के काफ़ी एक विवाद की स्थिति रही है कि भारत UN क्यों गया, लेकिन उस समय की परिस्थितियां जो थी उसमें ये एक बेहतर विकल्प था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अलावा आपके की मध्यस्थता में ही ये बात आगे बढ़ी थी। 5 जनवरी 1949 को UNCIP इसने प्रस्ताव, मतलब ये UN की एक एजेंसी है, कि उसने स्पष्ट कहा कि युद्ध विराम और संधि, मतलब ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर के उस हिस्से से जहां पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उससे वो जब तक हट नहीं जाता, जनमत संग्रह आयोजित नहीं किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान ने उस शर्त को आज तक नहीं माना है। तो अब तो ये सवाल ही नहीं उठता कि जम्मू कश्मीर पर किसी तरह की रायशुमारी की जाए। तो ये थी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की कहानी, भारतीय संसद की जुबानी। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत है और देश और पाकिस्तान और दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान से यदि किसी मुद्दे पर बात हो सकती है तो वो सिर्फ POK और आतंकवाद के मुद्दे पर। अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं और ऐसी तथ्यपरक रिपोर्ट्स देखने के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। 51 लाख से ज्यादा व्यू,
6,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण, साहित्य संस्कृति सरोकार और थोड़ी कविता के साथ सेहत की भी पूरी चिंता, आंदोलन की खबर से लेकर गुफ्तगू आवाम तक, हर कदम जनता के साथ। ये है द लेंस.in का 1 महीने का सफर। हमारी ताकत बने आप। बहुत धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम कहते रहें सच साफ साफ।